हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व में हमने इसी पब्लिकेशन की बिहार स्पेशल से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस किया था। तो आज इस सीरीज में चैप्टर 2 के तहत सामान्य भूगोल, इसके अंतर्गत भारत एवं विश्व के भूगोल के एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर मंडल के ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है। यानी कि सौर मंडल के ग्रहों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, जोवियन ग्रह पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक तेजी से घूर्णन करते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा, सौर वायु ने पार्थिव ग्रहों से जोवियन ग्रहों की तुलना में अधिक गैसों और धूल कणों को हटाया है। यह भी कथन सत्य है। तीसरा देखते हैं, पार्थिव ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जोवियन ग्रहों की तुलना में अधिक होता है। यह गलत है। अब देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वह जोवियन ग्रहों की अधिक होती है। ठीक है, पार्थिव ग्रहों की तुलना में जोवियन ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि द्रव्यमान अपेक्षाकृत इसका अधिक होता है, और द्रव्यमान अधिक होने के कारण जोवियन ग्रहों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक होती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो इसका सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर एक का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को बताना है। पहला ऑप्शन है, पी तरंग जिसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, पृथ्वी के पिघले हुए कोर से होकर गुजर सकती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, सीस्मोग्राफ में सतही तरंगों को पी और एस तरंगों से पहले दर्ज किया जाता है। यह गलत है। देखिए, अगर भूकंप आता है तो भूकंप में सबसे पहले पी तरंग आता है। ठीक है, पी तरंग के बाद एस तरंग, उसके बाद फिर सतही तरंग। ठीक है, तो यहाँ पर है कि सतही तरंगों को पी और एस से पहले दर्ज किया जाता है। यह गलत है। सबसे पहले पी तरंग आएगा जिसे प्राथमिक तरंग कहा जाता है। दूसरे नंबर पे एस तरंग सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंगे, और उसके बाद सतही तरंग या एल तरंग, या जिस उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लव तरंग, रेले तरंग आदि। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा, एस तरंग के समान लव तरंग संचरण की दिशा में अनुप्रस्थ होती है। बिल्कुल सही है। देखिए, पी तरंग जो होगा वह अनुदैर्ध्य होता है, इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, और एस तरंग जो है वह अनुप्रस्थ होता है, इसे अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। तो तीसरा सही है। चौथा, रेले तरंग या एल तरंग, ठीक है, संचरण की दिशा में दीर्घवृत्ताकार गति करती है। यह भी सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1, 3 और 4 सही है। दूसरा नंबर गलत है। गलत क्यों है हमने बता दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीस्मोग्राफ में सतही तरंगों को पी और एस तरंग से पहले दर्ज किया जाता है। तो यह गलत है। सबसे पहले पी तरंग आएगा, उसके बाद एस तरंग आएगा, और उसके बाद एल तरंग या सतही तरंग। ठीक है, तो दूसरा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? पृथ्वी पर तापमान के वितरण को कौन प्रभावित करता है? तो अक्षांश, उत्तुंगता या ऊंचाई, समुद्र से दूरी, महासागरीय जलधारा, ये चारों कारक जो है पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करेंगे। अक्षांश से दूरी किसका, जैसे मान लेते हैं कर्क रेखा से विषुवत रेखा से कोई कितना निकट है, दूर है, तो इससे तापमान प्रभावित होगा। समुद्र से किसकी ऊंचाई कितनी है, इससे भी तापमान प्रभावित होगा। समुद्र से डिस्टेंस किसका कितना है, इससे भी प्रभावित होगा। और महासागरीय जलधारा ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है, यह भी तापमान के वितरण को प्रभावित करेगा। तो ये चारों आंसर इसके सही है। 3 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को बताना है। ठीक है, पहला है, सियाल और सीमा दोनों भूप्रपट्टी का हिस्सा है। यह बिल्कुल सही है। सियाल और सीमा दोनों जो है वह भूप्रपट्टी का हिस्सा होता है। दूसरा, मैग्नीशियम और लोहा की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण सियाल का घनत्व सीमा से अधिक होता है।
देखिए अगर यह स्टेटमेंट यहाँ पे उल्टा दिया गया है, सियाल का घनत्व सीमा से अधिक नहीं होगा, बल्कि देखेंगे आपकी सीमा की तुलना में कम घनत्व होता है इसका, सियाल का। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वह गलत है, यानी कि सियाल जो परत है वह अंतर्निहित सीमा परत की तुलना में कम घनत्व का होता है, कम सघन होता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, निफे परत जो है संरचनात्मक रूप से ठोस है और पृथ्वी की सबसे सघन परत है, यह भी कथन गलत है। अब देखेंगे कि जो निफे परत है, निफे यानी कि निकल प्लस लोहा, ठीक है, तो यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, ठीक है, और इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है कि संरचनात्मक रूप से ठोस है, जबकि आप देखेंगे इसका आंतरिक परत जो है, आंतरिक परत तो निफे का ठोस होगा, आंतरिक परत तो ठोस होगा, लेकिन इसका जो बाह्य परत होगा निफे का वह अर्ध तरल होता है। तो यह आधा स्टेटमेंट है, तो यह भी गलत हो गया। तो सही विकल्प को चुने तो बी आंसर होगा, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय जलधारा की गति को प्रभावित करते हैं? महासागरीय जलधारा की गति को कौन कौन से प्रभावित करेंगे? पहला, महासागर की अक्षांशीय अवस्थिति, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का घूर्णन, यह भी सत्य है। पवनों की दिशा, यह भी सत्य है। महासागरीय लवणता में भिन्नता, यह भी सही है। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, यह भी सत्य है। तो महासागरीय जलधारा की गति को कौन प्रभावित करता है? तो ये सभी पांचों कारक मिलकर महासागरीय जलधारा की गति को प्रभावित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। पहला, प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच कीचड़ मुक्त उबली अवसाद रहित तट रेखाओं पर पाई जाती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। यानी कि प्रवाल भित्ति की अगर अवस्थिति पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच, यानी कि मान लेते हैं कि यह 0 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है नॉर्थ और यह 30 डिग्री साउथ, ठीक है, तो इसके बीच प्रवाल भित्तियां पाई जाएगी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। दूसरा, पानी में अमोनिया और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन होता है, यह भी सत्य है। दोनों स्टेटमेंट सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा छाका सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में तापमान के परिवर्तन होने के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। देखिए अब कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को यहां पर बताना है। पहला है, संपूर्ण वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। देखिए यह गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। गलत कैसे है यह स्टेटमेंट? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे संपूर्ण वायुमंडल आ गया है। क्षोभ मंडल में अगर आप जाएंगे ऊपर की ओर, क्षोभ मंडल में जाएंगे तो क्षोभ मंडल में तो तापमान में आप देखेंगे कि गिरावट आती जाएगी, ठीक है, लेकिन समताप मंडल में जाएंगे तो समताप मंडल में पुनः तापमान में वृद्धि होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयनिक किरण देखने को मिलते हैं, वहाँ पे पराबैंगनी किरण की उपस्थिति वहाँ पे देखने को मिलते हैं। चूंकि वहाँ पे ओजोन परत है ना, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव होता चला जाएगा, ठीक है। फिर क्षोभ मंडल गिरावट आएगा, संताप मंडल में वृद्धि होगी, फिर मध्य मंडल में आएगा तो फिर गिरावट, फिर वृद्धि। तो इस तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि संपूर्ण वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता ही है, ठीक है। आयनिक रेज के कारण, आयनिक तरंगों के कारण, आयनिक रेज के कारण तापमान में किसी किसी में वृद्धि होती है, जैसे समताप मंडल या आयन मंडल में भी तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। आगे आइए। दूसरा है, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज पर वायु का तापमान ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। भूमध्य रेखा पर अधिक नहीं, बल्कि ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर कम होता है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है? तो 1 और 2 दोनों गलत हो गए। इसका आंसर 7 का हो जाएगा सी। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ऊष्मा बजट संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान होता है, यह गलत है। ऊष्मा बजट में देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान नहीं होता, बल्कि ऊष्मा बजट को लेकर संपूर्ण पृथ्वी में अंतर देखने को मिलता है। और यह जो अंतर है, क्यों अंतर होगा ऊष्मा बजट को लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर? चूंकि महासागरीय जलधारा इसको प्रभावित करेगी। कहीं ठंडी जलधारा है, कहीं गर्म जलधारा है, तो ठंडी और गर्म दोनों जलधारा है, वह तापमान को, ऊष्मा को प्रभावित करेगा। तो एक कारक हो गया महासागरीय
सागरीय जलधारा हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण भी इसका प्रमुख कारण है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, वायुमंडल केवल आने वाली लघु तरंग और दीर्घ तरंग विकिरण से ही गर्म होते हैं, यह भी स्टेटमेंट गलत है। विकिरण के साथ साथ चालन प्रक्रिया से भी गर्म होते हैं, संवहन प्रक्रिया से भी गर्म होते हैं, अभिवहन प्रक्रिया से भी गर्म होते हैं। ठीक है, तो विकिरण के साथ साथ अन्य कारक भी है जो वायुमंडल को गर्म करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो 8 का कौन सा कथन सही है? तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है शांत पेटी अथवा डोलड्रम क्या है? बहुत आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है। शांत पेटी क्या है बताइए? तो शांत पेटी निम्न दाब वाला भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए अब सवाल है कि आखिर शांत पेटी जो है वह क्या होता है। तो आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र होता है वह डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। डोलड्रम का जो रेंज है कहीं कहीं वह 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच का भी डोलड्रम का पेटी माना जाता है। मान लेते हैं कि यह 0 डिग्री है, ठीक है, और यहां पे है 10 डिग्री नॉर्थ और यह है 10 डिग्री साउथ। तो ये जो क्षेत्र होगा 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक का क्षेत्र जो है वह शांत पेटी या डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। तो यह बेसिकली लो प्रेशर वाला भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। लो प्रेशर यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि भूमध्य रेखा पे आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही होती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, तो डायरेक्ट जहां पे सूर्य की किरणें पड़ेगी वह लो प्रेशर का क्षेत्र होगा। और इस समय देखेंगे कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहां पे चूंकि यहाँ पे 0 डिग्री पे सारे सूर्य की किरणें आ रही है डायरेक्टली, तो ये लो प्रेशर का क्षेत्र होगा। और इस दौरान जो ध्रुवीय क्षेत्र होगा वह हाई प्रेशर का क्षेत्र होगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर बी होगा। शांत पेटी क्या है? तो निम्न वायुदाब वाला भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तापमान सामान्यतः ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घट जाता है, क्यों बताइए? आसान प्रश्न है। ध्रुवों की अगर आप जाएंगे तो तापमान घटता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया ऑप्शन नंबर डी देखिए, जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, मान लेते हैं यह ग्लोब है या पृथ्वी है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब हो गया ये बेल्ट हो गया या यहाँ पर, ठीक है, यह उत्तरी ध्रुव हो गया नॉर्थ पोल और यह हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में कम सौर विकिरण आपतित होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि ध्रुव की ओर हम बढ़ेंगे तो तापमान जो है वह घटता चला जाएगा। यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वह ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे तिरछापन होता चला जाएगा तो यहाँ पर चूंकि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा होगी तो जैसे जैसे ये तिरछा होता चला जाएगा यहाँ की तापमान में गिरावट होती चली जाएगी। तो ऑप्शन अब इसका डी करेक्ट होगा। 10 का आंसर हो जाएगा डी। 11 एल्बिडो को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? परिभाषित एल्बिडो क्या है? ठीक है, यही यहां पर बताना है कि एल्बिडो क्या है। एल्बिडो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायुमंडल के शीर्ष घने बादलों और पृथ्वी की सतह के हिम आवरण वाले क्षेत्रों द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तित सूर्यातप की मात्रा एल्बिडो कहलाता है। ठीक है, संक्षिप्त रूप में आप इतना ही याद रखिए कि सौर विकिरण के उस अंश को एल्बिडो कहा जाता है जो अंतरिक्ष में वापस चला जाता है, यानी कि जो सूर्यातप की जो मात्रा है अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। एल्बिडो हो गया या फिर डोलड्रम पेटी हो गया, यह सब महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगला है पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को यहाँ पर बताना है। पहला हो गया यह एक बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है। दूसरा हो गया, कहाँ गया? यस, दूसरा हो गया पर्वत निर्माण या ऑरोजेनिक और महाद्वीप निर्माण या एपियोरेजेनिक प्रक्रियाएं पटल विरूपण के उदाहरण है। देखिए इसका दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करें, दिए गए विकल्पों में से अपक्षय प्रक्रिया का प्रभाव माना जाता है। अपक्षय प्रक्रिया का प्रभाव किसे माना जाएगा? मृदा का निर्माण, बिल्कुल सही है। मृदा का निर्माण अपक्षय के कारण ही होती है। ठीक है, अगला है मूल्यवान अयस्कों का संवर्धन, यह भी सत्य है। घाटियों का निर्माण, यह भी सत्य है। अपर्दन की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, यह भी सत्य है। तो अपक्षय प्रक्रिया का प्रभाव ये सभी माने जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा सी।
भूप्रपट्टी की संरचना में तत्वों के भार के आधार पर घटते क्रम का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। घटते क्रम पर इसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यह देख लीजिए किसकी कौन कितना प्रतिशत पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कुल द्रव्यमान का 46.6%, ठीक है। अगला चलिए, ऑक्सीजन के बाद अगर आप देखेंगे तो सिलिकॉन है 27.7%, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा आ गया 5%, ठीक है। यह सबसे ज़्यादा जो है जिससे पृथ्वी की संरचना का निर्माण होता है, भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन दूसरे नंबर पे 27.7%, एल्युमिनियम 8.1% और लोहा 5%, ठीक है। अब इसको घटते क्रम में बताना है कौन आएगा। तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। सही विकल्प को यहाँ पर चुन लेना है ऑप्शन में से। पहला है वायुमंडल में CO2 का जीवन काल मीथेन की तुलना में बहुत कम है, लेकिन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में विकिरण को अधिक मात्रा में संरक्षित या अवशोषित करती है। पहला स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल गलत है। अगला है ब्लैक कार्बन एक दीर्घकालिक जलवायु प्रदूषक है जो वायुमंडल में छोड़े जाने के 10 वर्षों तक विद्यमान रहता है। यह भी स्टेटमेंट जो है वह गलत है। बर्फ और हिम में ब्लैक कार्बन संदूषण के कारण एल्बिडो में वृद्धि होती है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। यह भी गलत है। आप देखेंगे कि बर्फ और हिम में अगर ब्लैक कार्बन संदूषण होता है तो एल्बिडो में वृद्धि नहीं होती है बल्कि एल्बिडो में कमी आती है। यह भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, ठीक है। यह स्टेटमेंट गलत हो गया, एल्बिडो में कमी आएगी। तो सवाल है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। हाँ, यहाँ पे है कि कौन सा देश रूस और यूक्रेन दोनों के साथ सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। रूस और यूक्रेन के साथ स्थलीय सीमा कौन कौन सा साझा करेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे देश दिया गया है, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे है रोमानिया, तुर्की, पोलैंड, हंगरी और बेलारूस। बताइए कौन कौन से देश की सीमा रूस और यूक्रेन दोनों के साथ साझा होगी। रूस और यूक्रेन दोनों के साथ साझा पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, एक तो पोलैंड है जो रूस और यूक्रेन दोनों के साथ साझा होगी, इसके अलावा फिर बेलारूस है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 और 5 यानी कि 16 का आंसर जो है वह हो जाएगा आपका सी। अब मैप पे इसे देख लीजिएगा एक बार, रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, इन सभी को मैप पे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। निम्नलिखित समुद्रों को लवणता के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है, ठीक है। लवणता के घटते आधार पर व्यवस्थित करना है। जैसे आप देख लेंगे एग्जांपल, जैसे लाल सागर में लवणता कितनी है, तो लाल सागर का लवणता जो है वह 39 पीपीटी, लवणता को पीपीटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 39 पीपीटी। इसके अलावा आप देख लेंगे जैसे कि मृतक सागर है 250 पीपीटी, सबसे ज़्यादा होता है वॉन झील का, ठीक है। वॉन झील सबसे ज़्यादा टर्की में है 330 पीपीटी। इसके अलावा बाल्टिक सागर है तो इसका है 7 पीपीटी लवणता, ठीक है। तो लवणता के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। आप लोग याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो लवणता है वह वॉन झील, दूसरे नंबर पे मृत सागर, वॉन झील पहले नंबर पे लवणता, दूसरे नंबर पे मृत सागर, फिर है लाल सागर, चौथे नंबर पे बाल्टिक सागर, ठीक है। तो घटते क्रम में आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए। तो सबसे पहले वॉन झील यानी कि दूसरा नंबर वाला आएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर यहाँ पे हो गया, फिर आएगा तीसरा नंबर का मृत सागर, ये हो गया, फिर चौथा नंबर का लाल सागर, फिर बाल्टिक सागर, यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 अभिकथन और कारण। अभिकथन, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक होने के बावजूद अटाकामा मरुस्थल के कुछ क्षेत्र अक्सर कोहरे से आच्छादित रहते हैं। बिल्कुल सही है। कारण, ठंडी धाराओं से सटे तटीय मरुस्थल में कोहरा आम बात है। बिल्कुल सही है, और दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नॉर्मल स्टेटमेंट है, आप इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय जलधाराओं की
महासागरीय जलधाराओं की गति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, महासागरीय जलधारा की गति को कौन प्रभावित करेगा? पहला, मानसूनी पवनें, सही है। परिसंचरण, यह भी सही है। कॉरियोलिस प्रभाव, सत्य है। लवणता भी सही है। भूमि की उपस्थिति, यह भी सही है। जल के अंदर की भू आकृति, यह भी सही है। महासागरीय जलधारा देखेंगे तो महासागरीय जलधारा की गति को ये सभी 6 कारक प्रभावित करेंगे। 19 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित पवनों पर विचार करना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आगे पढ़ लीजिए। निम्नलिखित पवन पर विचार करें। प्रश्न है कि उपर्युक्त स्थानीय पवनों में से कौन दिन के समय चलती है? दिन के समय कौन चलता है? ठीक है, तो ऑप्शन जैसे इसका देखेंगे 20 नंबर, स्थलीय समीर, सागरीय समीर, पर्वतीय समीर और घाटी समीर। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, दिन के समय अगर आप देखेंगे, सबसे पहले स्थलीय समीर को देखिए। स्थलीय समीर जो है वह रात्रि के समय चलेगी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि आखिर स्थलीय समीर क्या है? स्थलीय समीर का मतलब हो गया कि अगर स्थल से समीर चलेगी, स्थल से समीर चलेगी किस ओर? जल की ओर, वह स्थलीय समीर कहलाएगा। तो यह स्थलीय समीर जो है वह रात्रि की ओर चलता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर पे आइए, सागरीय समीर, यह दिन में होगा, स्थलीय समीर के ठीक ऑपोजिट है। पर्वतीय समीर और घाटी समीर एक दूसरे का ऑपोजिट है। पर्वतीय समीर भी रात्रि में चलेगा और घाटी समीर दिन में। ठीक है, तो दिन में कौन सा चलेगा? तो 2 और 4 दिन में चलेगा। 20 का करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। 2 और 4, 20 का आंसर 2 और 4 डी। ठीक है, अगला 21, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागर की लवणता को प्रभावित करते हैं? महासागर की लवणता को कौन प्रभावित करेंगे? ठीक है, पहला है नदी के जल का प्रवाह, सही है। हिमखंडों का जमना और पिघलना, यह भी सही है। पवन की गति, यह भी सही है। महासागरीय जल का परिसंचरण, यह भी सही है। तो महासागर की लवणता को कौन प्रभावित करेगा? ये चारों कारक प्रभावित करेंगे। 21 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित पर विचार करें। उपर्युक्त महासागरीय धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर में परिसंचरण का हिस्सा नहीं है? अटलांटिक सागर में कौन जलधारा प्रवाहित नहीं होती है, इसे आपको बताना है। ठीक है, आइए, बेंगायुला। बेंगायुला जो है वह अटलांटिक में प्रवाहित होती है, सही है। दूसरा है लेब्राडोर, यह भी अटलांटिक में, यह भी सही है। कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया जलधारा जो है वह प्रशांत में, प्रशांत महासागर का है कैलिफोर्निया। ठीक है, अगला है अग्लुहास। जो अग्लुहास जलधारा है, अग्लुहास जलधारा बेसिकली हिंद महासागर की है, दक्षिणी हिंद महासागर में। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम जो है यह पुनः फिर से आ जाएगा आपका अटलांटिक में। ठीक है, तो अटलांटिक में कौन हिस्सा नहीं है? तो 3 और 4 हिस्सा नहीं है, क्योंकि 3 में कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर, अग्लुहास 4 में हिंद महासागर। इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी। बाकी 1, 2 और 5 ये सभी अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, कौन मैच है? सही युग्म को चयन करना है, कौन यहाँ पर मैच है। मैच में देखेंगे आप कि रस्ट बॉल पिट्सबर्ग क्षेत्र, यह सही है। इंक चेंज कर लेते हैं। दूसरा है स्वर्ण जोहान्सबर्ग, स्वर्ण का जो जोहान्सबर्ग है वह भी स्वर्ण, सही है, जोहान्सबर्ग। ठीक है, अगला है हीरा उत्पादन किंटा, नहीं, हीरा उत्पादन जो है आप देखेंगे कि किम्बरले की खान हीरे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, या जोहान्सबर्ग आप देख लीजिए, यह भी हीरे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किंटा जो है वह आपका टीन के लिए फेमस है, टीन। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया। टीन उत्पादन तो अभी ये दोनों अपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा है। टीन उत्पादन किंटा घाटी दे दिया है और हीरा किम्बरले। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मैच तो केवल 1 और 2 मैच है, बाकी 3 और 4 अपोजिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिघटना 21 जून को घटित होने की सबसे अधिक संभावना है? 21 जून को घटित होने की सबसे अधिक संभावना है, तो बताइए। आसान प्रश्न है। 21 जून को क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है 21 जून को। अगर यही आपसे पूछा जाए कि सेम सिचुएशन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में तो हो गया 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध में होगा आपका 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 21 मार्च और 23 सितंबर
21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये 4 याद रखेंगे, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता, यह एक निश्चित आयतन वाली हवा के अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा का अनुपात है। सही है, सापेक्षिक आर्द्रता। देखिए 3 महत्वपूर्ण है, सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, तो सापेक्षिक आर्द्रता का यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए दूसरा कह रहा है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता जो है यह आर्द्रता के द्रव्यमान को हवा के द्रव्यमान से विभाजित करने के बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वह गलत है। तीसरा विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता जो है वह यह वायु में उपस्थित जलवाष्प के द्रव्यमान तथा वायु के इकाई द्रव्यमान का अनुपात है। यह भी गलत है, क्योंकि आप विशिष्ट आर्द्रता जो देखेंगे, विशिष्ट आर्द्रता का मतलब होता है कि जलवाष्प का द्रव्यमान और कुल वायु का द्रव्यमान, तो यह भी गलत हो गया। ठीक है, तो सही युग्म को चुना है तो केवल एक सत्य है, 25 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 26, प्रादेशिक जल का सीमा की परिभाषा यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न है कि कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यूएन क्लॉज के अंतर्गत प्रादेशिक जल का सही वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, वह क्षेत्र जो किसी देश के तट की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र के फैला हुआ। मान लेते हैं कि यह भारत का समुद्र तट है, ये भारत का समुद्र तट है। ठीक है, तो समुद्र तट जो आधार रेखा है यहाँ से 12 मील तक का जो क्षेत्र होगा वह प्रादेशिक जल कहलाएगा। 12 मील तक का क्षेत्र समुद्र तट से। ठीक है, तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है 27 नंबर प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। बिल्कुल सत्य है। हालांकि उत्तर से दक्षिण तक मापी गई वास्तविक दूरी 3214 और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अंतर का मुख्य कारण है? यानी कि भारत में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बीच जो गैप है और उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम के बीच लंबाई चौड़ाई में जो गैप है वह किसके कारण है? ठीक है, पढ़कर बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जो है धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो इसका 27 का जो करेक्ट आंसर है, 27 का आंसर हो जाएगा डी। 28, अच्छा यहां पे सही विकल्प को चुनना है 28 में। ठीक है, पहला है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा, बिल्कुल सही है। विष्णु गंगा और धौली गंगा को जोड़ने से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। पहला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा आइए कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नहीं, अलकनंदा और पिंडर। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में अपीक याद कर सकते हैं, अपीक, यानी कि अलकनंदा और पिंडर मिलकर कर्ण प्रयाग। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, देव प्रयाग सही है। चौथा है रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार गलत है। अलकनंदा, इसे शॉर्ट फॉर्म में अमरू, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी मिलकर क्या बनेगा? रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। ठीक है, पहला तीसरा इसका सही हो गया, दूसरा चौथा गलत हो गया। अब आइए अगला सवाल। निम्नलिखित पर विचार करें। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व, ये मान लेते हैं कि अगर इंडिया का यह मैप है तो इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा गया है, क्रम के रूप में यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन है, अबोर हिल्स, मिरी, डाफला, मिसमी, ये 4 है। ठीक है, अगर देखा जाए कि कौन कहाँ स्थित है तो अबोर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में आएगा अबोर। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे डाफला जो है यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में आएगा। ठीक है, मिरी जो है वह अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में फैला हुआ है, और मिसमी जो है वह अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्व में हिस्से में स्थित है। ठीक है, तो इसका अगर आप क्रम के रूप में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले डाफला आएगा, फिर मिरी आएगा, फिर अबोर और फिर मिसमी। 3, 2, 1, 4 पश्चिम से पूरब की ओर आएगा, तो 29 का आंसर हो जाएगा बी।
हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प को चूज करना है। पहला, ये पूर्ववर्ती धाराएं हैं जो मैदानी इलाकों में वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, बिल्कुल सत्य है। प्रायद्वीपीय नदियों के विपरीत ये नदियां विसर्पों, विसर्प का मतलब होता है सांप की भांति, इस तरह से विसर्पों और गोखुर झील का निर्माण करती है, यह भी सत्य है। ये नदियां 12मासी है और गहरी घाटियों का निर्माण करती है, यह भी सत्य है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सत्य है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला, सैंडल पीक अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, डंकन पास रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान द्वीप को अलग करता है, यह भी सही है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी छोर है, देखिए यह गलत है। ठीक है, अब भारत का जो दक्षिणी छोर देखेंगे वह इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट अंडमान का सबसे उत्तरी छोर है, यह गलत है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। तो कौन सा सत्य है? तो 1 और 2 सत्य है, 31 का आंसर हो जाएगा ए। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला, झेलम नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी झेलम नहीं बल्कि चिनाब है। दूसरा है, ब्यास नदी हिमालय पर्वत पर सिपकिला से होकर गुजरती है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। जो आप देखेंगे कि जो ब्यास नदी है वह सिपकिला से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि आप इसका देखेंगे तो राक्षस ताल से यह निकलती है और यह सिंधु के समानांतर में बह जाती है। ठीक है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है, रावी नदी। रावी नदी पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है, जहां यह हरिके के पास सतलज नदी से मिलती है, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न है कि सही विकल्प को चुनें, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 33 नंबर प्रश्न, बुंदेलखंड क्षेत्र भारत के किस राज्य में फैला हुआ है? ठीक है, बुंदेलखंड भारत के किन किन राज्यों में आता है? तो यूपी और एमपी। बुंदेलखंड यूपी और एमपी ये 2 राज्यों में इसका विस्तार है, 33 का आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? मानसून के बारे में इसे बताना है। पहला, सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है। देखिए यह स्टेटमेंट गलत है, केरल के पहले भी आप देखेंगे तो यह अंडमान निकोबार में पहुंचता है, अंडमान निकोबार। ठीक है, स्थलीय क्षेत्र अगर पूछेगा तो केरल होगा, आप लोग गौर करेंगे शब्दों पे। ठीक है, स्थलीय क्षेत्र में सबसे पहले केरल में प्रवेश करेगी, लेकिन केरल से पहले वह अंडमान निकोबार में प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, यह भी गलत है। उत्तर पूर्वी मानसून जो है वह सिर्फ तमिलनाडु के कुछ बेल्ट को प्रभावित करता है, केरला के कुछ बेल्ट को प्रभावित करता है। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा करती है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो 1 और 2 दोनों गलत है, 34 का आंसर डी। भारत की काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काली मिट्टी के बारे में विचार करना है। काली मिट्टी ज़्यादातर भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मिलती है, सत्य है। काली मिट्टी में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की कमी है, यह भी सत्य है। काली मिट्टी आमतौर पर चिकनी और अपारगम्य होती है, यह भी सत्य है। शुष्क मौसम के दौरान काली मिट्टी कृषि कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, गलत है। शुष्क मौसम के दौरान काली मिट्टी जो है कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो चौथा गलत है। कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, यहां पर अच्छे से विचार करना है। पहला है 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को बीच अलग करती है, यह सही है। दूसरा है 9 डिग्री चैनल। देखिए जो 9 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, यह गलत है। दूसरा 9 डिग्री, 8 डिग्री तो हो गया मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री हो गया मिनिकॉय और लक्षद्वीप पे, दूसरा गलत हो गया। तीसरा 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार, तीसरा सही है। चौथा 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के उत्तर
और दक्षिण समूह, यह गलत है। 11 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन 2 बराबर भाग? अमीनी द्वीप एंड कन्नानोरे द्वीप। चौथा गलत हो गया। पांचवा डंकन पास जो है अंडमान निकोबार में लिटिल अंडमान और रटलैंड द्वीप समूह को विभाजित करती है, यह सत्य है। ठीक है, तो 1, 3 और 5 सही है, 2 और 4 गलत है। देखिए आप लोग याद रखेंगे कौन सा चैनल किसको अलग करती है। जैसे 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार, 11 डिग्री लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटेगी, अमीनी द्वीप और कन्नानोरे द्वीप। डंकन पास अंडमान निकोबार में लिटिल अंडमान और रटलैंड द्वीप समूह को विभाजित करेगी। तो आप प्रश्न के अनुसार मैच कर लेंगे। अगर सही पूछेगा तो 1, 3, 5, अगर गलत पूछेगा तो 2 और 4। सही पूछा हुआ है तो क्या हमने बताया 1, 3 और 5, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी। अब आइए 37 नंबर है, पश्चिम घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलान की तुलना में अधिक सघन वनों से आच्छादित हैं। सत्य है। पश्चिम घाट के पूर्वी ढलानों पर उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा होती है, गलत है। अभी हमने बताया उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है और केरला के कुछ भागों पर होती है। यह पूरी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। 37 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए यहां पर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, हुगली क्षेत्र जूट और कपास उद्योग सही है। अभी भी आप देखेंगे कि बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, तो हुगली औद्योगिक क्षेत्र जो है जूट और कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, दामोदर घाटी कोयला और लोहा इस्पात उद्योग, यह भी सही है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम से क्षेत्र सूती वस्त्र और पेट्रोकेमिकल के लिए, यह भी सत्य है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये औद्योगिक क्षेत्र इन प्रमुख उद्योगों से संबंधित है। 38 का आंसर हो जाएगा डी। भूजल उपयोग के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। अच्छा प्रश्न है, भूजल उपयोग के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें, कौन सा कथन जो है वह सही है। पहला, भारत चीन के बाद विश्व में भूजल का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है। देखिए यह स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नहीं, भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा भूजल का दोहन भारत करता है। तो पहला नंबर हो गया गलत, यानी कि पहले नंबर पे आएगा भारत, उसके बाद आएगा चाइना। भारत में दोहन किया जाने वाला अधिकांश भूजल औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है, यह भी स्टेटमेंट जो है वह गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? 39 का आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 न तो 2। और 40 नंबर प्रश्न, अच्छा एक पेज लग रहा है छूट गया है, ठीक है ना। 40 नंबर तक ही स्कैन हो पाया है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 सवाल पूछा गया था, टोटल 50 सवाल थे। ठीक है, एक पेज यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, PDF बनाने में छूट गया है। मैं उसका फोटो जो है वह टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर। इस दूसरे नंबर अध्याय में सिर्फ 50 सवाल थे, तो हमने 39 तक डिस्कस कर लिया है। अगला जो चैप्टर 3 है इसका, वह इंडियन पॉलिटी का है, और इंडियन पॉलिटी में 75 प्रश्न हैं। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सवाल हैं। जैसे बिहार स्पेशल में हमने 100 सवाल को डिस्कस किया था, वहाँ पे 100 सवाल थे। इधर ज्योग्राफी में 50 सवाल थे। अगला इंडियन पॉलिटी का है, उसमें 75 प्रश्न रहेंगे, तो उसे भी कल या परसों डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।